नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने यूनियन एग्जीक्यूटिव जो लेक्चर सीरीज हमने चालू की थी उसी के बारे में, और उस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। प्रेसिडेंट चैप्टर को हम लोग देखेंगे। पिछली बार हम लोग प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन हो सकते हैं, एंड प्रेसिडेंट के ऊपर जो पावर है, या फिर हम यूं बोलें कि डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो फॉलो होता है इंडिया में, यानी कि जो सूडो एग्जीक्यूटिव हेड है वो प्रेसिडेंट, एंड जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके बारे में जान चुके थे। आज हम लोग देखेंगे मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, और राष्ट्रपति के इलेक्शंस चुनाव कैसे होते हैं, इम्पीचमेंट की भी बात करेंगे। और बेसिकली इम्पीचमेंट एंड पावर्स थोड़ा सा लेटर ऑन दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग मैनर ऑफ इलेक्शन एंड जो भी इनके पास में इनकी ओथ है और ये सारी चीजें कैसे होने वाली इन पे बात करेंगे। ये हमारे अभी जब वीडियो बन रहा है तब के करंट प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। और इनके बारे में आप ये जान लीजिए कि ये भारत के अभी तत्कालीन राष्ट्रपति हैं, प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं। और देखते हैं कि इनका इलेक्शन भी कैसा हुआ होगा। तो आइए जरा देखते हैं मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले तो ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जो हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन जो हम लोग देखते हैं वो नहीं है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। कहने का मतलब है कि पीपल ही चुनाव करेंगे, लोग ही चुनाव करेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं। लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव अपने चुन के भेजे हैं, जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि चुन के भेजे गए हैं लोगों द्वारा संसद भवन में, वही राष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं। कैसे, वो अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, आर्टिकल 55 इसके बारे में बात करता है और वो कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये किस मैनर में होगा और ये किस तरीके से होने वाला है। देखिए, एज फार एज कंसर्न हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्मिटी चाहिए कि हर एक स्टेट जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखे। लेकिन अगर आप यूपी की बात करें तो यूपी एक बड़ा स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव हमारे संसद में ज्यादा है, रिप्रेजेंटेशन हमारे ज्यादा है, रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा आते हैं। वहीं अगर बात करें तो यूपी से क्षेत्रफल में बड़ा, एरिया में बड़ा राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या कम होने की वजह से उतने ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है जितने यूपी के हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ एरिया वाइज देखें या फिर इंडिविजुअल इलेक्शंस देखें तो वो सही काम नहीं होगा। जैसे हम समझ लेते हैं कि जो एमपीज के चुनाव होते हैं या एमएलएस के चुनाव होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं भारत में, किस बेसिस पे होते हैं इंडिया में, वो देखिए टी एफ पी टीपी, इसको फॉलो किया जाता है। एफपीटीपी क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, कैसे है, क्या बताता है, इसके बारे में जान लीजिए। यहां पे फॉलो होता है कि जिसको भी हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले वही विजेता होगा, है ना। हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स विनर होगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स विनर रहेगा। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स की बात आ गई, वही विनर रहने वाला है। तो आइए जरा हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसका प्रावधान, मतलब इसका वर्किंग कैसे है और ये किस तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हेल्प करता है। आइए देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं तो 2014 के जो पोल रिजल्ट्स थे, जरा हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। और उसमें क्या था, इसमें 31% जो वोट्स थे वो बीजेपी को मिले थे, और बीजेपी को टोटल नंबर ऑफ सीट्स 282 मिली। वहीं अगर यहां पे बात किया जाए 19% वोट्स, 19% वोट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले थे, और वो उनकी सीटें थी 44। वहीं अगर बात किया जाए 4.2% वोट्स, ये देखिए यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाई करती है एफपीटीपी में। अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो 4.2% वोट्स मिलना बहुत बड़ी बात है। ये बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी को मिले, लेकिन इनका जो सीट काउंट था, रिप्रेजेंटेशन टोटल संसद में, वो 0 था। और जबकि अगर बात करें एआईडीएमके,
टीएमसी इनकी, तो इनका वोट परसेंटेज कम था बीएसपी से, लेकिन फिर भी इनको लगभग 30 सीटें मिली, दोनों को मिला के 30 सीटें मिली वहां पे। और जबकि इनका वोट परसेंटेज स्लाइटली लेसर था किससे, बीएसपी से। तो यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए यहां पे पार्टी नहीं, इंडिविजुअल डोमिनेंस है, यानी कि आप वोट एक इंडिविजुअल को देते हैं, एक पार्टी को नहीं देते। कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसी में तब्दील कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, बांट दिया जाता है, और जो जनता है वो प्रतिनिधि के लिए वोट करती है, पार्टी के लिए नहीं करती। ये है एफपीटीपी। और इसीलिए देखिए कि 4.2% लोग पूरे भारत में चाहते थे कि बीएसपी का रिप्रेजेंटेशन रहे, लेकिन वो हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो बीएसपी है उसके जो वोट्स थे वो अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे, और जबकि एआईडीएमके टीएमसी मेनली बंगाल में कॉन्सेंट्रेटेड वोट्स थे, तो इसीलिए ये बंगाल की कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इनका रिप्रेजेंटेशन आया। वहीं एआईडीएमके साउथ इंडिया में, तो इनका वहां से तमिलनाडु से रिप्रेजेंटेशन निकल के आया। तो ये है एफपीटी, राइट। उसके अलावा जो दूसरा है वो है पीआरएस। अब पीआरएस क्या है? ओआरएस का भाई है क्या? नहीं, ये है प्रपोर्शनल प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, है ना। पीआरएस क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, पीआरएस। अब जरा हम लोग पीआरएस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड हुआ है जो नेशन, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीट्स, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीट्स जो हैं आर डिसाइडेड और डिवाइडेड, हम बोले कि डिवाइड कर दिया जाता है बाय द पार्टीज परसेंटेज वोट्स पुल्ड। यानी कि यहां पे पार्टी को वोट दिया जाएगा, है ना, पार्टी को वोट किया दिया जाएगा बेसिकली। तो पीआरएस में ये है। और क्या होगा कि पार्टीज के बेसिस पे अलग अलग जगहों से अलग अलग वोट्स आएंगे, और जितना परसेंटेज मिला, जैसे यहाँ पे 31% मिला, अगर यही पीआरएस को फॉलो करता भारत तो होता क्या, जैसे 31% इनको मिला ना, तो 31% अगर मिल रहा है तो 31% ऑफ 543, राइट। तो लगभग आपका ये चला जाता 60 प्लस सीटें, 60-70 सीटों के आसपास चला जाता, 19% आईएनसी को। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो क्लियर मेजोरिटी कभी नहीं हो पाती, कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनती। पीआरएस की ये बहुत बड़ी खामी है कि सिर्फ और सिर्फ कोएलिशन गवर्नमेंट्स यहाँ पे बने। और ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं बन सकती, बन सकती है, लेकिन वो एक बहुत ही यूं कहिए कि मुश्किल मेहनत टास्क हो जाता है, राइट। और यहाँ पे कैंडिडेट्स को नहीं, वोट्स पार्टी को दिए जाते हैं, और पार्टी जो है वो चूज करती है कि रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, राइट। तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी नहीं। कल को मान लीजिए आपकी कॉन्स्टिट्युएंसी से जो खड़े हो रहे हैं उम्मीदवार हैं, जिनको आपने चुना है और भेजा है मान लीजिए संसद में एमपी बना के या एमएलए बना के अपनी विधानसभा में, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप उनकी गर्दन पकड़ सकते हैं, गर्दन पकड़ सकते हैं इन द सेंस नॉट लिटरली, बट यस आप उनको अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि यस आपने काम नहीं किया, अगली बार आप उनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन पार्टी रूल में ऐसा नहीं, राइट। बिकॉज वोट तो फिर इवेंचुअली देना पार्टी को, या वो पार्टी डिसाइड करेगी। अब पार्टी ने डिसाइड किया कि उसी को एक और चांस देना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे हो जाती है, राइट। और अगर मान लीजिए एफपीटीपी को फॉलो किया जाए प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के लिए सूटेबल क्यों नहीं है? फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्टिकल 55 हमारा जो संविधान में ये अनुच्छेद 55वां है, ये कहता क्या है कि जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। जो रिप्रेजेंटेशन है किसका? representation of states and UTs must be uniform। ये कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि बड़े स्टेट्स का ज्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है, छोटे, इसके लिए फॉर्मूला भी आगे चल के हम लोग देखेंगे। बहरहाल अगर प्रेसिडेंट के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अगर फॉलो करते तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो 29 स्टेट्स हैं भारत में एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे बात करें तो ये टोटल कितना हो गया? 36 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गए,
है ना। और इन 36 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मान लो ए और बी, ये कोई दो व्यक्ति हैं जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हैं, ए एंड बी। अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो देखा जाए तो मान लो इफ वोट शेयर, अगर वोट शेयर की बात करें, वोट शेयर ए का लेस है इन लार्ज स्टेट्स, ठीक है, लार्ज स्टेट्स में ए का कम है, राइट, बट मोर इन स्मॉल स्टेट्स, स्टिल ए विंस। कहने का मतलब है 36 में से मान लो कि 20 छोटे राज्यों में, जैसे सेवन सिस्टर हो गए, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, तो ऐसे स्मॉल स्टेट्स में, 20 स्मॉल स्टेट्स में ए का ए की मेजॉरिटी है, और जबकि बाकी के बड़े राज्यों में, जो बचे आपके 16 बड़े राज्य हैं, बिग स्टेट्स, इनमें बी की मेजॉरिटी है, लेकिन फिर भी ए को चुन लिया जाएगा। जबकि अगर देखा जाए तो बड़े राज्यों में जनसंख्या भी ज्यादा है, अधिक है, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ। अब ऐसे राज्यों में जो जनसंख्या वो भी ज्यादा है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रेसिडेंट बना देते हैं हम लोग जो स्मॉल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करे, यानी स्मॉल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आर्टिकल 55 का वायलेशन है। कहने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो इसीलिए हमें ये चाहिए कि हम पीआरएस को यूज करें। अब पीआरएस में क्या होता है, ये है फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, एक एमएलए जो है उसके वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, टोटल पॉपुलेशन देख लेंगे स्टेट की कितनी है, ठीक है, उसके बाद में कितने नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए हैं एक लोकसभा में। जैसे मान लीजिए यूपी का निकालना है, तो यूपी की कुल जनसंख्या मान लीजिए 20 करोड़ है ना, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए मान लीजिए 400 है, जस्ट एन एग्जांपल, इनटू 1/1000, ये एक एमएलए के वोट की वैल्यू है। अब उसके बाद में फिर एमपी के वोट की वैल्यू देखी जाती है। अब एमपी के वोट की वैल्यू कैसे देखी जाएगी, कितने टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए, मतलब ये जो आंसर आएगा वो यहां पे रखेंगे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। अब कितने टोटल इलेक्टेड एमपीज हैं वहां पे, ठीक है, ये आ गए। अब उसके बाद में इलेक्टोरल वोट्स ऑफ प्रेसिडेंट। अब इलेक्टोरल वोट्स कैसे निकालेंगे प्रेसिडेंट के, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, ये जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स आए हैं निकल के, अपॉन वैकेंसीज कितनी है, और वैकेंसी 1 ही है, एक ही प्रेसिडेंट होता है भाई साहब हमारे, तो 1 + 1, ये बेसिकली नीचे 2 ही आएगा, +1 किस लिए, ताकि अगर मान लीजिए इवन आ गया तो फिर आपका मतलब बराबर आ गए तो एक इवन के केस में ये ऑड बन जाएगा, एन ऑड हमें चाहिए, राइट। तो ये कहानी कुछ ऐसी है। ऐसे ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस एक कॉन्टेक्स्ट जान लीजिए कि एमएलएज और एमपीज के वोट्स को हम लोग काउंट कैसे करते हैं। और ये जो मेथोडोलॉजी है ये चलता है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, एंड पहला, ये दूसरा है वो होता है सीक्रेट बैलेट में, सीक्रेट बैलेट बॉक्स। अब ये कैसे, देखिए, जो एमपीज हैं उनको एक, और एमएलएज हैं उनको एक शीट पकड़ा दी जाती है, और यहां पे होता है कैंडिडेट का नाम। मान लीजिए कैंडिडेट्स हैं आपके WXYZ, ये कैंडिडेट्स हैं। अब यहां पे आपको प्रेफरेंस डालनी है, उस एमपी को, एमएलए को प्रेफरेंस डालनी है। प्रेफरेंस में मान लीजिए इनको दिया 1 3 2 4, ऐसे प्रेफरेंस दे दिया। अब क्या होगा, चुपचाप जाके इसको प्रेफरेंस धीरे से लिखा, चुपचाप जाके सीक्रेट बैलेट बॉक्स में डाल। अब इसके बाद में क्या होगा, मान लीजिए यहां पे आ गया आपका 35%, ओहो सॉरी, मान लीजिए यहां पे आ गया 35%, टोटल वोट्स डब्ल्यू को मिले 35%, यहां पे मिल गया आपको 40%, है ना। इनको वाई जो है इन साहब को मिल गए, मान लीजिए लेट्स से आपके कितने मिल गए, 20 मिल गए, और इनको मिल गए 5%, है ना, हो गया ना 25 35, हाँ ठीक है। इतने वोट्स हो गए। अब कहानी यह है
कि जब वोट्स की काउंटिंग हुई तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको मिली है ना, उन फर्स्ट प्रेफरेंस की अगर हम लोग बात करें, एक मिनट, ये है मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस मिला ना, ये है 40% और ये है 35%। ठीक है साहब, 35%। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स, देखिए हमेशा क्या होगा कि जो भी whosoever whoever gets more than 50%, more than 50% ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस, जो पहली प्रेफरेंस वाले वोट्स है ना, वो जो भी 50% से ज्यादा मिल गए वो जीत गया। तो यार इसमें तो कोई भी क्लियर कट विजेता नहीं है क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस को 40 ही मिले, 40 लोगों की ये फर्स्ट प्रेफरेंस थी। अब इसमें क्या होता है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो सबसे कम वाला है उसको एलिमिनेट कीजिए, यानी कि ये 5% वाले दिख रहे हैं, ये जेड, इनको एलिमिनेट कर दिया जाए। और ये जो 5% लोग जिन्होंने जेड को प्रेफरेंस दी थी, पहली प्रेफरेंस, अब वो 5% लोग क्या करेंगे, उन 5% लोगों की सेकंड प्रेफरेंस को देखा जाएगा। अब मान लीजिए कि ये बट गया आपका, मान लो 4% और 1%, यानी 4% सेकंड प्रेफरेंस दी है डब्ल्यू को और 1% दी है इसको, तो ये हो गया 36 और ये कितना हो गया आपका 44, राइट। फिर भी नहीं आई मेजॉरिटी। अब क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे वाई पे, क्योंकि इसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट कर दिया। अब इसको एलिमिनेट किया, अब देखेंगे इसकी सेकंड प्रेफरेंस, जिन्होंने वाई को पहली प्रेफरेंस दी थी, वाई तो एलिमिनेट हो गया। अब वाई को सेकंड प्रेफरेंस देने, फर्स्ट प्रेफरेंस देने वालों की सेकंड प्रेफरेंस कौन था, बचे ये दोनों तो देखिए सेकंड प्रेफरेंस में मान लीजिए कि जो वोट्स आए मतलब 20% था, अब इसमें डिवीजन कुछ ऐसा हो गया कि यहां पे आपके 15% की सेकंड प्रेफरेंस थी एक्स, और जो बाकी के 5% थे उनकी सेकंड प्रेफरेंस थी वाई, है ना। तो वाई नहीं, डब्ल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब 44 प्लस 5 कितना हो गया, 49, और ये कितने हो गए डब्ल्यू के, और वाई एक्स के कितने हो गए, एक्स के हो गए 36 प्लस 15 51। तो अब एक्स विजेता हो गए, राइट। अब एक्स क्या हो गए, विजेता हो गए, बात खत्म तो ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, और ये सारे सीक्रेसी में ही होने चाहिए एक एग्जांपल देता हूं, सन 2012 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे थे, तो उसमें मुलायम सिंह यादव जी ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया था कि उन्होंने प्रेफरेंस किसको दिया है। तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सीक्रेसी के ग्राउंड्स पे इनके वोट को इनवैलिड कर दिया था। तो ये सीक्रेसी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये है एफपीटीपी, पीआरएस एंड फॉर्मूले अलोंग विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। नेक्स्ट है टर्म ऑफ ऑफिस तो बेसिकली 5 साल का टर्म रहता है हमारे यहाँ। जो प्रेसिडेंट है उनका जो नॉर्मल टेन्योर है वो 5 साल का रहता है, और वैकेंसी कभी भी नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर वैकेंसी हुई, वैकेंसी कैसे हो सकती है क्रिएट, वैकेंसी हो सकती है अगर डेथ हो जाए, या फिर रेजिग्नेशन देना पड़े, है ना, या फिर उनको इम्पीच कर दिया गया, इम्पीच मतलब ऑफिस से हटा दिया गया है। डेथ तो ठीक है, डेथ के केस में रेजिग्नेशन, रिजाइन कर दिया। अब जैसे मान लीजिए रेजिग्नेशन का क्या है, आर्टिकल 74 कहता है सारे मॉडिफिकेशंस के बाद में कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ये लोग जो भी सलाह देंगे उसी के ऊपर प्रेसिडेंट को एक्ट करना है। एक बार वो रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं वापस, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनको दोबारा अगर वही बिल आता है तो उनको साइन करना ही पड़ेगा, मजबूरी, अदरवाइज रिजाइन करना पड़ेगा। तो रेजिग्नेशन उस केस में हो सकता है, इंपीचमेंट अगर हटा दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना। खैर अगर ऐसा होता है तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, टेक ओवर कर लेंगे ऑफिस को, है ना। वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर द ऑफिस, राइट। कब तक, ये तब तक होगा जब तक 6 महीने के अंदर अंदर वापस से री इलेक्शन कराने पड़ेंगे।
विद इन 6 मंथ्स री इलेक्शंस, है ना। विद इन 6 मंथ, 6 महीनों के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें री इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। किसके? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के री इलेक्शंस, वापस से इलेक्शन कराने पड़ेंगे वैकेंसी के केस में, जब तक वाइस प्रेसिडेंट उसको रखेंगे, राइट। तो ये है ऐसी कहानी। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है, राइट, प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस को कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना, जब तक कि आपका नया कैंडिडेट एंटर ना होता, तब तक वो विदहोल्ड करेंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए कुर्सी जो है प्रेसिडेंट की, राइट। और प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन किनको देंगे, वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, राइट, राइट। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा को ये कम्युनिकेट करेंगे ताकि री इलेक्शन का काम शुरू किया जा सके। तो ये हो गया टर्म ऑफ ऑफिस, टेन्योर ऑफ ऑफिस का। एलिजिबिलिटी क्या है री इलेक्शन की? तो देखिए, भारत में एनी नंबर ऑफ टर्म्स, हमारे यहां पे एनी नंबर ऑफ टर्म्स, कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए री इलेक्ट हो सकते हैं। हमारे यहां कोई भी ऐसा अपर कैपिंग नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, कंपेयर करें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि 2 बार से ज्यादा, मोर देन 2, 2 बार से ज्यादा टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो सकता, री इलेक्शन नहीं हो सकता। मतलब मैक्सिमम जो टेन्योर ये सर्व कर सकते हैं वो 2 बार का है बस। और जबकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेम पर्सन का 2 बार से ज्यादा इलेक्शन नहीं हो सकता, सेम पर्सन को 2 बार से ज्यादा चूज नहीं कर सकते। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशंस। देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं कि अमेरिका के व्यक्ति आके भारत का राष्ट्रपति बन रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। 35 साल या उससे अधिक एज होनी चाहिए। और इलेक्शन अगर हो रहा है और अगर ये खड़े होते हैं लोकसभा के इलेक्शन में, तो ये क्वालिफाई करने चाहिए एज अ मेंबर। कहने का मतलब है इनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में प्रेजेंट होना चाहिए, नेम प्रेजेंट इन द वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट में इनका नाम प्रेजेंट होना चाहिए लोकसभा के, राइट। ये कहता है तीसरा वाला क्वालिफिकेशन, राइट। और शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उसके अलावा वो और कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के टाइम पे देखेंगे। लेकिन बहरहाल आप ये समझ लीजिए कि राष्ट्रपति कलाम जब बने, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कलाम साहब जब बने भारत के राष्ट्रपति, तो उन्होंने और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिया था, उसे छोड़ना पड़ा, राइट। जैसे कि मान लीजिए वो इसरो के, फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, इसरो के हेड हैं, तो अगर उनको राष्ट्रपति के लिए पद के लिए चुना गया है, उम्मीदवार ही है, तो उन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो अपना छोड़ना पड़ेगा उस ऑफिस को, प्रेसिडेंट के ऑफिस को गेन करने के बाद में। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कंसिडरेशन है। अगला है आर्टिकल 60, ओथ और अफर्मेशन, इसकी बात करता है। तो सबसे पहली बात कि इनको ओथ कौन दिलाता है ना, तो ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको ओथ दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, तो फिर जिनको अपॉइंट किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, वो सीजेआई, और सीजेआई अपॉइंटेड समवन, वो करेंगे, ओथ दिलाएंगे। मान लीजिए इन्होंने किसी को अपॉइंट कर दिया, अगर अपॉइंट नहीं भी किया है और सीजेआई भी नहीं अवेलेबल है, तो कोई सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज भी इनको ओथ दिला सकते हैं, राइट। कितना ब्यूटीफुल संगम है, जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव को ओथ दिलाते हुए, ब्यूटीफुल साइट, राइट। एनीवेज, ओथ किसे कहा जाता है? ओथ है शपथ। शपथ उनके लिए जो किसी चीज में मानते हैं, ये किसके लिए? बिलीवर्स के लिए। और एफर्मेशन किसके लिए? जो अपनी किसी में किसी को मान नहीं रहे हैं, वो किसी भगवान में आस्था नहीं रखते, वो एथियस्ट जो है, राइट, एथियस्ट, उनके लिए है एफर्मेशन। ओथ और एफर्मेशन। तो ओथ का मतलब यह है कि जैसे ओथ है, वो बोल, जो कोई व्यक्ति बिलीवर है, वो ऐसे बोलेगा कि आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड,
I swear in the name of God that I will execute the office of President of India and will do the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution and the law, that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. ये ओथ हो गया. लेकिन अगर कोई एथियस्ट है जो नॉन बिलीवर है, वो अगर एफर्मेशन, वो ओथ नहीं, एफर्मेशन सेरेमनी होगी फिर वो. और एफर्मेशन सेरेमनी किस प्रकार से होगी? आई सोलेमली अफर्म, राइट, I solemnly affirm that I will execute the office of president, and इस तरीके से ओथ चलती चली जाएगी. तो ये है ओथ और एफर्मेशन. यहां पे मैं एक छोटी सी चीज आपको और बता दूं कि 1969 मींस 1969 में सिर्फ और सिर्फ एक दफे ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट वीवी गिरी, इनका चुनाव वीवी गिरी एज प्रेसिडेंट, इनका चुनाव कैसे हुआ? सेकंड प्रेफरेंस वोटिंग. कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्लियर मेजॉरिटी थी 50% की, वो इन्हें नहीं मिली, और जो लीस्ट को एलिमिनेट किया गया और उसके सेकंड प्रेफरेंस को देख के देखा गया. तो सेकंड प्रेफरेंस वोटिंग में सिर्फ आज तक एक ही बार हुआ है भारत के इतिहास में ऐसा कि प्रेसिडेंट वीवी गिरी को 69 में, यस, इनको क्या किया गया? प्रेसिडेंट बनाया गया सेकंड रेफरेंस पे. अब ये समझ में आ गया. ओथ कभी कभी सुना होगा आपने, कभी कभी अफर्मेशन. इनके बीच में डिफरेंस जानने की जरूरत है. नेक्स्ट है इम्पीचमेंट. अब इम्पीचमेंट का मतलब क्या है? ओनली अपॉन द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यदि भारत के संविधान की अवहेलना हुई है, सिर्फ तभी प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से इम्पीच किया जा सकता है. आप देखिए, अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब उनको तो रिमूव नहीं कर सकते, पीएम है उनको रिमूव किया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कोई है उनको रिमूव किया जाता है, राइट. अटॉर्नी जनरल को आप रिमूव करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए एक अलग शब्द है जो है इम्पीच. तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, राइट. अब ये विडंबना ये है श्रीमान कि जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है. इसको हरगिज भी डिफाइन नहीं किया गया है. किसमें? हमारे संविधान में, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. और दूसरी बात, नेवर एवर आवर प्रेसिडेंट हैव बीन इम्पीच्ड. हमारे जो राष्ट्रपति हैं हैव बीन इम्पीच्ड, उसको कभी भी उनको ऑफिस से निकाला नहीं गया है, इम्पीच नहीं किया गया है, राइट. तो हमें नहीं पता, लेकिन प्रोसेस क्या है वो हम लोग जान जाते हैं. प्रोसेस एक बार देख लेते हैं. देखिए, प्रोसेस जो है वो बहुत ही सिंपल कि ये प्रोसेस राज्यसभा में या लोकसभा में किसी में भी स्टार्ट हो सकता है. मान लीजिए कि ये राज्यसभा में स्टार्ट हुआ, ठीक है. अब कैसे स्टार्ट होगा कि 1/4, एटलीस्ट वन फोर्थ राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो नोटिस देंगे. किसको? चेयरमैन को. किसको? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को. ठीक है. और कहेंगे कि इन इन कारणों की वजह से हम प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से इंपीच करना चाहते हैं. अब ये जो चेयरमैन है ये 14 दिन का नोटिस देंगे, राइट. 14 डेज का नोटिस देंगे. किसको? किसको नोटिस देंगे? प्रेसिडेंट को. क्या आपके पास 14 दिन है? आप देख लीजिए, बात कर लीजिए. 14 दिन बाद इस पे सुनवाई होगी, राइट. और 14 दिन बाद क्या हो जाता है? यहां पे इस मोशन की सुनवाई होने लग जाती है, ठीक है. और इस सुनवाई में अगर 2/3, 2/3, ठीक है, ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 2/3, राज्यसभा के टोटल स्ट्रेंथ के 2/3, राइट, टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 अगर मोशन को पास कर देते हैं, पास द मोशन, राइट, अगर कम से कम 2/3 टोटल स्ट्रेंथ के मेंबर्स पास कर देते हैं इस रेजोल्यूशन को, इस मोशन को, तो फिर प्रेसिडेंट को इंपीच किया गया. ठीक है, प्रेसिडेंट को इंपीच किया गया, यानी कि राज्यसभा में अप्रूवल मिल गया.
अब इसे भेज दिया जाता है लोकसभा में, और जो लोकसभा है यहां पे बन जाती है क्या, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। इसे कह देते हैं हम अब इन्वेस्टिगेशन हाउस, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। इस इन्वेस्टिगेटिंग हाउस का मतलब क्या है जनाब? इस इन्वेस्टिगेटिंग हाउस का मतलब यह है कि यहां पे प्रेसिडेंट को भी अपने आप को डिफेंड करने का मौका दिया जाता है, ताकि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो हो सके, कोई भी डिसीजन एक्स पार्टे नहीं लिया गया। राइट, प्रेसिडेंट चाहे तो खुद को डिफेंड कर सकते हैं, या फिर कोई एक लॉयर अपने बिहाफ पे एम्प्लॉय कर सकते हैं। राइट, लेकिन अगर इसके बावजूद अगर लोकसभा में भी लोकसभा में भी 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ वोट कर देती है फेवर में, मोशन के फेवर में कि इनको इम्पीच किया गया, इम्पीच किया जाए, तो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा, तो फिर उस केस में प्रेसिडेंट को टोटली इम्पीच कर दिया जाएगा। तो ये है इम्पीचमेंट एंड उसकी स्टोरी, बहुत सिंपल है। अच्छा, अगर ये मान लीजिए राज्यसभा में स्टार्ट ना होकर लोकसभा में स्टार्ट हुआ, तो 2/3 वाला स्टेप जो है यहाँ पे वो अब लोकसभा की देखी जाएगी, और उसके बाद फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा, और राज्यसभा इस बार इन्वेस्टिगेटिंग हाउस बन जाएगा। तो शुरुआत कहीं पे भी हो, जो दूसरा वाला वो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस बन जाता है। ये थी इम्पीचमेंट की स्टोरी। नेक्स्ट लेक्चर, ये लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अब पावर्स की बात करेंगे प्रेसिडेंट की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, अंत तक आप बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें एक्सप्लोर भी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।